जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ, आज हम लोगों ने ये चौथा टॉपिक मेरा ख्याल शुरू करना था। मुझे मेरा ख्याल यही है कि इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट ऑन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, ये हमने शुरू करना था। तो इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट ऑन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, इसमें ये देखना है कि जो पहला टॉपिक है वो ये है कि कंपटीशन अगर बढ़ जाए तो जो सर्वाइवल ऑफ द फर्म्स हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो कंपटीशन ज़ाहिर सी बात है, जब ज़्यादा होगा तो फर्म की सर्वाइवल पे फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारी फर्म्स ऐसी होती हैं जो कि एडिक्वेट प्रॉफिट जो हैं वो अर्न नहीं कर रही होती, और जब वो अर्न नहीं करती हैं तो और वो अपनी कॉस्ट कवर नहीं कर पाती हैं, तो उसका रिज़ल्ट यही निकलता है कि उनको बिज़नेस को छोड़ना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है कि इन ऑर्डर टू सर्वाइव द फर्म, द फर्म मस्ट मेक द एडिक्वेट प्रॉफिट। और अगर वो एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं अर्न करती हैं तो वो डिसअपेयर हो जाएंगी उसमें से। और उसकी क्या रीज़न हो सकती हैं, क्योंकि कंपटीशन जो है, कंपटीशन का बढ़ना जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ है। अच्छा, तो ये इसमें पहली जो चीज़ है वो है रन आउट ऑफ द कैश। कैश से कैश नहीं रहता आपके पास। तो उसमें ये है कि प्रॉफिट की पहले बात कर देते हैं, जिसे उसने पहले समझाया हुआ है कि प्रॉफिट किसे कहते हैं। प्रॉफिट जो है वो डिफरेंस है जो कि रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस होता है। प्रॉफिट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। तो इसमें अगर वो प्रॉफिट नहीं अर्न करती, यानी इतनी उसके पास रेवेन्यू नहीं होती कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सके, तो वो मार्केट से आउट हो जाती है। तो लॉस, यानी वो लॉस में चली जाएगी, और जो भी लॉस में जाएगी फर्म, उनको उनकी उसकी वजह यही होगी कि उनके पास कैश इतना नहीं होगा कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सके। तो उन्हें ज़ाहिर सी बात है कि फिर बारो करना पड़ेगा उस शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए। तो वो उसको बोरोइंग भी पता नहीं उसको मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि जो फर्म ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे रही होती उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कर्जा नहीं देते हैं। तो इस वजह से उनको अपने स्टाफ को और सप्लायर्स को पेमेंट देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो किस सिचुएशन में चली जाती है, वो बंद हो जाती है, और वो इंसॉल्वेंट फर्म कहलाती है। इंसॉल्वेंट फर्म या इंसॉल्वेंसी, इस सिचुएशन को इंसॉल्वेंसी कहते हैं। तो इंसॉल्वेंसी जो है वो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये एंड पे ये लिखा हुआ है, अभी आज थोड़ा सा ये वर्क नहीं कर रहा। तो बहरहाल ये पहला पॉइंट है कि रन आउट ऑफ द कैश, और प्रॉफिट्स जो है इतने नहीं रहते हैं उसके अंदर। तो पहला पॉइंट समझ आ गया, ये थ्योरेटिकल था सारी चीज़ें। दूसरी जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, दूसरा पॉइंट है कि इन्वेस्टर्स प्रेशर। अब इन्वेस्टर्स के पास इतने ज़्यादा बाज़ात प्रॉफिट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनसे डिमांड करते हैं कि आप हमें जो है ना हमारा पैसा वापस करें। और उस सिलसिले में जब जब शेयर होल्डर्स अपने उन प्रॉफिट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो वो फर्म से कहते हैं कि आप जो है हमें हमारे पैसे वापस करें। तो इस सूरत हाल में ज़ाहिर सी बात है कि वो डिमांड कर रहे होते हैं कि ये जो फर्म है ये किसी दूसरी राइवल फर्म को बेच दी जाए, या उसको कोई राइवल फर्म खुद ही टेक ओवर कर लेती है, या वो फर्म दूसरी फर्म के साथ मर्ज कर जाती है, यानी वो मिल जाती है उसके साथ।
इससे ये होता है कि लिक्विडेट, वो ये चाह रहे होते हैं, शेयर होल्डर ये चाह रहे होते हैं कि लिक्विडेट करें उनकी इन्वेस्टमेंट को, यानी लिक्विडेट देयर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि वो कैश में कन्वर्ट करें उनकी इन्वेस्टमेंट को और उनके पैसा वापस करें, क्योंकि जितने अमाउंट के शेयर्स उन्होंने ख़रीदे होते हैं वो उन अमाउंट्स के बदले में अपना पैसा, ज़ाहिर सी बात है उतना ही पैसा मांग रहे होते हैं, तो वो लिक्विडेट करना पड़ता है। लिक्विडेट का मतलब होता है कि कैश में कन्वर्ट करना, तो वो अपनी कैश में कन्वर्ट करवाते हैं उनसे। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो वो ये कहते हैं कि आप जो है ऐसा करें कि फर्म को ब्रेकअप करें और उनके जो फर्म फर्म के जो एसेट्स हैं वो बेचें और फिर उन्हें कैश दिया जाए। तो ये इन्वेस्टर का प्रेशर होने की वजह से भी फर्म जो है वो मार्केट से आउट हो जाती है। इन्वेस्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि शेयर होल्डर्स जिन्होंने जिन्होंने फर्म को पैसा दिया हुआ था, जिनका फर्म में पैसा लगा हुआ था, तो क्योंकि अगर मैं किसी फर्म के शेयर खरीदता हूँ तो मैं अपने आप को इन्वेस्टर कहता हूँ कि मैंने इन्वेस्ट किया है एक फलानी फर्म में, एक्स वाई जी फर्म के अंदर, और वो फर्म अगर इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करती है तो मैं या मेरे जैसे कई लोग उनको प्रेशराइज करेंगे कि आप अपनी फर्म को लिक्विडेट करें या फिर इनको ब्रेकअप करके सेल करें एसेट्स और हमारा कैश हमें वापस करें। तो इस वजह से भी फर्म को आउट होना पड़ता है मार्केट से। और तीसरी जो बात है इसके अंदर वो ये है कि इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि बाज़ मैनेजमेंट फिर ये डिसाइड करती है कि एसेट्स जो हैं और स्टाफ जो हैं वो कहीं और जगहों पर ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं हमारे इस इंडस्ट्री की निस्बत। यानी जिस इंडस्ट्री में वो इस वक्त काम कर रहे हैं वहाँ पर शायद इतना प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अगर हम अपने स्टाफ को और अपने एसेट्स को किसी और बिजनेस में लगा दें तो वहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो और वहाँ पर इसलिए कि वहाँ पर कंपटीशन कम है और फर्म जो है बेटरली उसको परफॉर्म कर सकती है, तो वो अपना सारा सिलसिला जो है वो चेंज करके किसी दूसरी तरफ चले जाते हैं। और इस चीज़ को डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है डाइवर्ट कर देना, डाइवर्ट करते हैं रुख बदल देना। तो अपना रुख पहले अगर आपने एक बिजनेस की तरफ लगाया हुआ था और वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है तो आप अपना रुख जो है वो दूसरी तरफ कर लीजिए जहाँ पर आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि ये तीन बातें होगी जिनकी वजह से आपको डिसअपेयर होना पड़ता है उस इंडस्ट्री से या उस इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ता है। यानी कैश नहीं होता आपके पास, इंडस्ट्री जो है वो अपना इन्वेस्टर जो है वो प्रेशराइज कर रहा होता है और आपको बाज़ात डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, यानी एक इंडस्ट्री को छोड़कर दूसरी इंडस्ट्री की तरफ मूव करना पड़ता है ताकि आप उसको चला सकें बेहतर तरीके से। तो इसके बाद इसने यहाँ पर बताया हुआ है कि दो जो हैं वो हैं वजूहात जिनकी वजह से फर्म के प्रॉफिट जो हैं वो कम हो जाते हैं। दो दो रीजंस हो सकती हैं। पहली रीज़न क्या है, उसमें है कि रिड्यूसिंग प्राइसेस और दूसरा है इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये दो वजूहात हैं जिनकी बिना पर फर्म के प्रॉफिट कम हो जाते हैं नॉर्मली। उसमें पहला जो वजह है वो है रिड्यूसिंग प्राइसेस। तो फर्म क्या करती हैं, फर्म अपना सेल बढ़ाने के लिए और मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए अपनी प्राइसेस में कमी लेके आती है, यानी डिस्काउंट देयर प्राइसेस। तो जब वो प्राइसेस को डिस्काउंट करती हैं यानी प्राइसेस में कमी करती हैं तो उनका प्रॉफिट ज़ाहिर सी बात है कि वो कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपने मार्केट में अपना सेल बढ़ानी है या मार्केट शेयर बढ़ानी है तो आपको प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। और अगर आपके राइवल्स ने ऐसा कर दिया तो आप
खुद ही मार्केट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करते और आपके राइवल्स जो हैं वो सेल बढ़ाने के लिए या मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए आप कीमतों में कमी कर लेते हैं, डिस्काउंट कर लेते हैं, तो वो उस तरफ चले जाएंगे और आपकी सेल कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि कॉस्ट। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फर्म जो है वो दोबारा से वही बात है कि सेल को बढ़ाने के लिए या मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए ऑफर करती है, कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट देती है, सर्विस देती है, और प्रमोशन पर बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, एडवर्टीजमेंट करती है, जिसकी वजह से उनके कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिसकी वजह से जब कॉस्ट बढ़ती है तो वो इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं कर पाते, उनको उनको इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ता है। तो ये एक और प्रॉब्लम सामने आपके आ गया कि ये उनको छोड़ना पड़ती हैं सारी चीज़ें। तो बहरहाल ये है। मैंने आपको कोशिश किया है कि समझा दें। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मिनिमम एफिशिएंट स्केल। मिनिमम एफिशिएंट स्केल जो है वो क्या है? मिनिमम एफिशिएंट स्केल मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से। अगर यहाँ पर बुक, जस्ट होल्ड ऑन, ये मेरा ख्याल है कोई ओपन नहीं हुआ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। इसका थोड़ा सा वो स्क्रीन वर्क नहीं कर रही आज दोबारा से। मैं ऐसे मैडम, मेरे ख्याल आप मेरी आवाज़ सुन रही होंगी। जी सर। ये इसका थोड़ा सा स्क्रीन का इशू है, ऐसे मैं 5 मिनट बाद दोबारा इसको करके ना रीस्टार्ट दोबारा से जी करता जी, हूँ। ठीक है जी सर, ठीक है, जी ओके ओके, बाय। जी।
जी मैडम, शुरू कर लें। हेलो, जी सर। शुरू कर लें मेरे ख्याल। जी जी सर, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका? हाँ जी, लिटिल बिट हो तो गया है, इसको मैं देखता हूँ आज। अभी चले, कर ठीक है सर। क्लास तो हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये हम डिस्कशन कर रहे थे, तो टॉपिक है मिनिमम एफिशिएंट स्केल। तो थोड़ा सा इशू ये है कि ये मेरा जो वन नोट है ये वर्क नहीं कर रहा, लेकिन इसी पे करते कोशिश करते हैं। अच्छा, मिनिमम एफिशिएंट स्केल का मतलब क्या है? मिनिमम एफिशिएंट स्केल का मतलब ये है कि जहाँ पर कॉस्ट जो है वो कम से कम हो जाए। जब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ जाते हैं तो आप ये बात समझते हैं कि, जस्ट अ मिनट जी, ये देखें, ये है डेफिनेशन मिनिमम एफिशिएंट स्केल की। इस पे लिखा हुआ है, मिनिमम एफिशिएंट स्केल इज द लोएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट which the firm can achieve minimum average cost. This is minimum efficient scale is the lowest level of output at which the firm can achieve minimum average cost. तो ये आपके सामने एवरेज कॉस्ट कर्व है, एलएसई बना हुआ है। यहाँ पर कॉस्ट है, ये आउटपुट है। तो इसके अंदर आप देखें कि, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें तो, अच्छा अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मिनिमम, ये जो एवरेज कॉस्ट है, ये मैं आपको यहाँ पे बना के भी समझा दूँ। ये आउटपुट है, ये कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है। और यहाँ पे देखें, इस आउटपुट लेवल पे जो एवरेज कॉस्ट है वो सबसे कम है। और इसका मतलब ये है कि ये जो होगा ना, ये आउटपुट लेवल और इस पे जो कॉस्ट होगी वो सबसे कम है, इसको हम मिनिमम एफिशिएंट स्केल कहेंगे। जिस जिस कॉस्ट पर, या ये कहिए कि जिस आउटपुट लेवल पर, और जिस आउटपुट लेवल पर एवरेज कॉस्ट कम से कम होती है, उसे मिनिमम एफिशिएंट स्केल कहते हैं। लेकिन आप ये देखें कि इससे आगे भी एवरेज कॉस्ट स्ट्रेट है, बिल्कुल मतलब हॉरिजेंटल है। इसका मतलब है कि एवरेज कॉस्ट इसके बाद भी जो है वो सेम रही है। और इस आउटपुट लेवल पे अगर हम देखें तो इस पर भी वो, यानी इस पूरे रीजन के अंदर, ये वाला पूरा जो रीजन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है ये वाला सारा रीजन, इसमें एवरेज कॉस्ट जो है वो सेम है इस पूरे रीजन के अंदर। लेकिन इस के अंदर हमने ये वाली जो आउटपुट, इसके बाद अगर एवरेज कॉस्ट देखें तो बढ़ना शुरू होती है ऐसे। तो इस ये है क्यू मैक्स, जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे। ये क्यू मिन है, ये क्यू मैक्स है। तो ये अगर देखते हैं, अगर वन नोट काम करना शुरू कर दे तो वहाँ ज़रा ज़्यादा बेहतर आपको समझा देंगे। इसका कोई इशू है, ये स्क्रीन इसकी वर्क नहीं कर रही है, ठीक है ना जी। तो बहरहाल यहीं से समझ लीजिए, इसी जगह से। हम्म, जी, यहीं से देख लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये समझ आ गई बात आपको? तो ये जो ये ये जो मैंने आपको बताया है कि
लोएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट, ये लोएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो जो यानी एट लोएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, तो वो जो लोएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट होगा ना वो आपका मिनिमम एफिशिएंट स्केल होगा। ये है इतनी सी कहानी। तो ये वाला जो आउटपुट है ये क्यू एम ई एस है, क्योंकि इस जगह पर आउटपुट इस आउटपुट लेवल पे एवरेज कॉस्ट क्या है, वो मिनिमम है। तो जिस आउटपुट लेवल पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी वो मिनिमम एफिशिएंट स्केल कहलाएगा। ठीक है जी। और अगर आप मिनिमम एफिशिएंट स्केल से पहले प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर उसने फर्ज किया हुआ है कि दो फर्म्स हैं, एक ए फर्म है और एक बी फर्म है। ए फर्म देखें इस जगह पे प्रोड्यूस कर रही है, इस जगह पे, और बी फर्म कर रही है इस जगह पर। तो दो फर्म है और मिनिमम एफिशिएंट स्केल ये है क्योंकि इस जगह पर कॉस्ट सबसे कम है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखें तो मार्केट प्राइस आपके सामने ये है, ये मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस फिक्स रखी हुई है। अब अगर ए फर्म ने अगर इस मिनिमम एफिशिएंट स्केल से पहले प्रोड्यूस किया है तो उसके नतीजे में उसकी जो कॉस्ट है, अगर हम इसी आउटपुट लेवल को कॉस्ट कर्व पे ले जाएं, जैसे ये मैं लेके जा रहा हूँ, तो ये कॉस्ट कर्व है, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, एल ए सी जिसे कहते हैं आप, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो ये एक्चुअली एल ए सी है। ठीक है ना जी। तो आप देखेंगे कि ए फर्म की जो कॉस्ट है वो ये आ रही है, ये सी ए लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ ए फर्म। लेकिन जो प्राइस चार्ज कर रही मार्केट में जो प्राइस है वो ये है, कॉस्ट ज़्यादा है प्राइस कम है, तो इतना लॉस बेयर कर रही है कौन भला, ए फर्म। ये क्या है, लॉस टू फर्म ए है। क्यों है, क्योंकि वो मिनिमम एफिशिएंट स्केल से कम प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन अगर हम देखें बी फर्म, तो बी फर्म मिनिमम एफिशिएंट स्केल तो ये है, लेकिन इससे आगे भी तो आउटपुट क्या है, अपना कॉस्ट क्या है, सेम है। तो उसने चाहे बी फर्म यहाँ पे प्रोड्यूस कर ले इस जगह पे, या इससे आगे इस तक, इस रेंज तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस रेंज तक कहीं भी प्रोड्यूस कर ले, उसकी कॉस्ट वही रहेगी जो मिनिमम एफिशिएंट स्केल पर आ रही है। तो उसने फर्म ने मिनिमम एफिशिएंट स्केल से थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस किया यहाँ पर, और उसकी जो कॉस्ट है इस एल ए सी कर्व से जाके देख लें तो वो सी बी है। इसका मतलब ये है कि वो ज़रूरी नहीं कि वो यहीं पे प्रोड्यूस करे, वो इस जगह पर भी कर सकती है जिसको हमने क्यू एम ई एस कहा है, यानी क्यू एम ई एस ही क्यू बी हो, अगर बी फर्म भी इसी जगह पे प्रोड्यूस कर रही हो, या इस पॉइंट से लेके जहाँ तक मैंने टिक मार्क किया यहाँ तक कर रही हो, क्योंकि इसके बाद तो कॉस्ट ऊपर चली जाएगी ना, जैसे ये जा रही है कॉस्ट ऊपर, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान कहीं पर भी प्रोड्यूस कर लें, या बेहतर है कि यहाँ पे प्रोड्यूस कर ले जहाँ पर मिनिमम एफिशिएंट स्केल है। तो मिनिमम एफिशिएंट स्केल पर प्रोड्यूस करके उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो ये आ रही है सी बी की, सी बी जिसे कह रहे हैं, और मार्केट में जो प्राइस है वो पी नॉट है, ये आपके सामने। तो पी नॉट ज़्यादा है सी बी से, जिसका मतलब ये हुआ कि फॉर फर्म बी सी पी नॉट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ बी। तो फर्म बी क्या कर रही है, वो अर्न कर रही है प्रॉफिट। लेकिन जो फर्म ए है, फॉर फर्म ए उसके अंदर देखें तो उसकी जो कॉस्ट है ए की वो ग्रेटर देन है किससे, प्राइस से। तो इसकी वजह से उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि कॉस्ट ज़्यादा है प्राइस कम है। मतलब फॉर एग्जांपल ये फ़र्ज़ कर लीजिए 15 रुपये है, ये फ़र्ज़ कर लीजिए 10 रुपये हैं, और ये 5 हैं।
तो ए फर्म 5 रुपया जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, ये वाला हिस्सा फर्ज किया है ना हमने, ये प्रॉफिट अर्न कर रही है, और बी फर्म जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, और ए फर्म जो है वो लॉस बेयर कर रही है। तो ये बात क्लियर होगी आपको। इसको 15 नहीं तो 12 कर लीजिए। तो 2 रुपये का लॉस हो रहा है उसको, और 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इसको, क्योंकि सी नॉट की ए फर्म की जो कॉस्ट आ रही है वो 12 रुपये है, और जो प्राइस है वो 10 रुपये है। तो 10 रुपये कमा के 12 रुपये लगाएं तो 2 रुपये लॉस होता है। इधर देखें तो ये इसकी जो कॉस्ट है बी की वो कितनी है, 5 रुपये है, और यानी 10 रुपये वो कमा रही है और 5 रुपये उसका क्या है, कॉस्ट है, तो 5 रुपये उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे ये पता चला है कि जो बी फर्म है वो किस में चली गई है, वो लॉस में चली गई है। बी फर्म लॉस में है और ए फर्म जो है प्रॉफिट में है। लेकिन अगर मतलब ये कि ये यहाँ से समझ लीजिए दोबारा से कि ये ए फर्म है, और ए फर्म ये इसकी कॉस्ट ये आती है, और ये क्या है, ये प्राइस है। तो प्राइस ये इतना क्या है, लॉस बेयर कर रही है। लेकिन जो बी फर्म है वो फर्ज करें यहीं पे प्रोड्यूस कर रही है इस जगह पर, तो इस जगह पे प्रोड्यूस करने के नतीजे में उसको क्या हो रहा है, ये वाला हिस्सा उसको प्रॉफिट में जा रहा है, ये प्राइस है। समझ गया ना? तो ये है जी स्टोरी। अच्छा, तो मिनिमम एफिशिएंट स्केल क्या होता है? मिनिमम एफिशिएंट स्केल लोएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट होता है जहां पर फर्म की एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है। क्योंकि ये देखें, यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एवरेज कॉस्ट मिनिमम ही है, ये सारा रीजन। तो हमने ये वाला नहीं लेनी, ये वाला एम ई एस नहीं होगा बल्कि लोएस्ट होगा। तो लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, इस जगह पे है। तो इसको हमने मिनिमम एफिशिएंट स्केल कहना है, इसको नहीं कहना। हालांकि इस पॉइंट पर भी, इस आउटपुट पर भी, जैसे क्यू मैक्स का है, यहाँ पर भी एवरेज कॉस्ट वही है जो एम ई एस पे आई थी, मिनिमम एफिशिएंट स्केल पे आई थी। मिनिमम एफिशिएंट स्केल होता ही वो है जहाँ पर एवरेज कॉस्ट सबसे कम हो। लेकिन आप देखेंगे वो तो पूरा एक रीजन बन जाता है, तो इसलिए उसने कहा कि आप पूरा रीजन नहीं लेंगे, लोएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बाकी डिटेल इसमें से पढ़ लीजिएगा, ये मैंने अभी आपको समझा दी। फिर आगे चलें नेक्स्ट इसके अंदर, तो आपको नज़र आएगा कि मिनिमम एफिशिएंट स्केल जो है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। और ये भी जेन में रखें कि मिनिमम एफिशिएंट स्केल जो है वो एक इंडस्ट्री के लिए सेम होता है। यानी ये होता भी एक इंडस्ट्री के लिए और होता भी सेम है। और इसमें एक अजम्पशन हम ये लेते हैं कि क्योंकि एक इंडस्ट्री का एक मिनिमम एफिशिएंट स्केल निकाला जाता है, वैसे जैसे फैन इंडस्ट्री है उसमें 50 फर्म है, तो 50 फर्म का मिनिमम एफिशिएंट स्केल सेम होगा। और ये इंडस्ट्री के लिए होता है, ओवरऑल एक इंडस्ट्री के लिए। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि देर इज़ एन इंडस्ट्री देर इज़ अ मिनिमम एफिशिएंट स्केल। और फिर ये है कि इसमें ये फ़र्ज़ किया जाता है कि ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये तमाम इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं सबका यही एक ही कॉस्ट है। यानी ये भी अजम्पशन है इसके अंदर कि ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री हैव द सेम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। यानी ये एक मतलब मुश्किल सी बात है कि तमाम जो इंडस्ट्री में फर्म्स हों, यानी 50 फर्म्स हों तो 50 फर्म की एवरेज कॉस्ट एक जैसी हो, लेकिन इसमें फ़र्ज़ किया गया कि सिमिलर है। सिमिलर है, इसमें फ़र्ज़ किया गया कि सिमिलर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। इसलिए इसी डायग्राम में हमने ए फर्म को भी शो कर दिया, इसी डायग्राम में बी। तो इसका मतलब भी यही था कि एवरेज कॉस्ट ए के लिए भी सेम है और बी के लिए भी सेम है, एवरेज कॉस्ट जो है। लेकिन अब प्रोड्यूस कहाँ पे करते हैं, तो ए फर्म यहाँ कर रही है, बी फर्म यहाँ कर रही है, ये उसकी मर्जी है कि वो प्रोड्यूस कहाँ पे करते हैं। लेकिन एवरेज कॉस्ट सबके लिए सेम है, तो उनको प्रोड्यूस कहाँ पे करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि उनको प्रोड्यूस कहाँ पे करना चाहिए। ठीक है ना जी? तो ये क्लियर होगी बात आपको? अच्छा, अब नेक्स्ट जो इसके अंदर जस्ट अ मिनट, अगेन दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। ओके,
जी, तो इसका मतलब ये है कि जस्ट अ मिनट, मैं आपको मिनिमम एफिशिएंट स्केल बता रहा था। अ, जी, तो ये मिनिमम एफिशिएंट स्केल के हवाले से देखें तो यहाँ पर हमें नज़र ये आता है कि फर्म टू फर्म जो है ये मिनिमम एफिशिएंट स्केल जो है वो वेरी करता रहता है। 12, तो दैट ये देखना पड़ेगा। तो 12, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी थोरेटिकल क्वेश्चन ही है। तो इसमें है कि अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज फॉर द फर्म्स क्या होती हैं। तो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज फॉर द फर्म क्या है? अच्छा, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज ऑफ द फर्म क्या है, मतलब ये कि अगर एक एक इंडस्ट्री के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाएं तो उससे ये होता है कि सिर्फ लार्ज फर्म ही एग्जिस्ट करती हैं और जो छोटी फर्म्स होती हैं वो उसको छोड़ देती हैं, वो उसको, क्योंकि वो लॉस में चली जाती हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा है कि आप एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आपको नज़र आता है कि मार्केट में चंद एक बड़ी फर्म्स हैं और बड़ी फर्म्स यानी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने का नतीजा ये निकलता है कि उनका लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने का नतीजा ये निकलता है कि उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल हो रही होती हैं। तो वो फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने की वजह से उनकी एवरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और जो छोटी फर्म्स होती हैं उनके लिए मार्केट में एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं वहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे पढ़ें कि अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज ऑफ द फर्म में क्या कहता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन एन इंडस्ट्री लीड्स टू द लार्जेस्ट फर्म सर्वाइविंग। ये वही बात है जो मैं अभी आपसे कर रहा था कि अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट कर रही हूँ तो लार्ज फर्म ही एग्जिस्ट करेंगी, बाकी फर्म छोड़ जाएंगी। और इसलिए क्या होता है कि कुछ फर्म डेलिबरेटली, यानी डेलिबरेटली का मतलब होता है जानते बूझते हुए, सोचते समझते हुए अपनी फिक्स कॉस्ट जो है वो बढ़ा देते हैं ताकि इंडस्ट्री से आउट किया जा सके राइवल्स को। क्योंकि देखें, नई फर्म मार्केट में अगर आना चाहेगी तो वो ये चीज़ नोटिस करेगी कि उनकी आने के लिए सबसे पहले तो उन्हें फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो क्या वो फिक्स कॉस्ट बेयर कर सकते हैं? अगर तो वो फिक्स कॉस्ट बेयर कर सकते हैं तो फिर तो वो मार्केट में एंटर होते हैं, वरना नहीं होते। और अगर आप ये चाहते हैं कि नई फर्म मार्केट में ना आए तो आप फिक्स कॉस्ट इतनी बढ़ा दें कि नई फर्म मार्केट में आते हुए कई दफ़ा सोचें। तो बहरहाल इस सूरत हाल में हमने ये देखना है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं तो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। तो उन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ में हमें ये देखना है कि क्या क्या है उसके अंदर। जैसे यहाँ पर आप देखें तो डेलिब्रेट इंक्रीज इन इंडस्ट्री फिक्स कॉस्ट है, पहली बात जो मैंने अभी आपको समझाई। फिर है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज, और फिर है आउटसोर्सिंग, और फिर क्या है ऑफशोरिंग। तो ये 4 स्ट्रेटजीज हैं जो कि अडॉप्ट की जा सकती हैं, जो कि स्मॉल फर्म्स अगर कर लें तो वो सरवाइव कर सकती हैं इसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर या फर्म मार्केट के अंदर। तो ये उस सूरत हाल में बता रहे हैं कि जब लार्ज फर्म हो और वो आपको अंदर आने ना दे तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि आउटसोर्सिंग कर ले और ऑफशोरिंग कर ले, जिससे स्मॉल फर्म सरवाइव कर सकती हैं। ठीक हो गया जी। आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होती हैं बहुत
सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतनी ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं होती हैं। जैसे इसने एग्जांपल दिया, हेयर ड्रेसिंग है या प्लम्बिंग है या रिप्लेसमेंट विंडोज़ हैं, ये वाली जो मतलब ख़ास तौर पर जो सर्विसेज होती हैं उनके अंदर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं। तो इसलिए वहाँ पर कंपटीशन जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन बहुत सारी फर्म्स ऐसी होती हैं जहाँ पर ये चीज़ें मौजूद भी होती हैं। अच्छा, बहरहाल अब ये देखते हैं कि आप क्या करें। इसमें पहली चीज़ ये है कि आप को जब ये नज़र आ रहा हो कि यानी पहली जो चीज़ है वो है डेलिब्रेट इंक्रीजिंग ऑफ इंडस्ट्रीज फिक्स कॉस्ट। यानी अगर कुछ इंडस्ट्रीज़ में टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत थोड़ी हों तो इसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर जो होंगे वो मार्केट में आ जाएंगे। ठीक है ना जी। और अगर आप ये चाहते हैं कि मार्केट में कंपटीशन जो है वो कम हो तो उसके लिए आपको हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है वो रखनी पड़ेगी, जिसके नतीजे में नई फर्म जो है वो आ ही ना सकें और वो और क्या करें, वो अपने आप को अनप्रॉफिटेबल फील करें, जिसके नतीजे में वो नहीं आएंगी। देखें, आप फॉर एग्जांपल सीमेंट की बात करें तो सीमेंट के अंदर आप अगर आप जाने का सोचें भी कि मैं सीमेंट की फैक्ट्री लगा लूं तो आपको पता चलेगा कि उसको इस्टेब्लिश करने के लिए भी आपको अरबों रुपया चाहिए। तो आप उसकी फिक्स कॉस्ट इतनी ज़्यादा है तो आप कभी भी उसमें एंटर नहीं होते। जहाँ पर भी नई फर्म के लिए फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी वहाँ पर वो एंटर होना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर लोग को नज़र आ रहा है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको पहले इस्टेब्लिश करते हुए उनको कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है तो वो उस बिजनेस में एंटर नहीं होते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है कि if you want to exist in the industry or market, or if you want to survive in the market, you have to deliberately increase the fixed cost of the industry। तो फिक्स कॉस्ट ऐसे ज़्यादा हो अगर तो उस इंडस्ट्री में आप जल्दी सर्वाइव कर जाएंगे क्योंकि उसमें नई फर्म आ नहीं सकेंगी। दूसरा जो है वो है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज के हवाले से माइकल पोर्टर है, ये उसने हमें जेनेरिक स्ट्रेटजीज बताई हैं और वो ये समझते हैं कि ये हमारे पास 4 तरह की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनको फोकस कर सकते हैं तो और आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। वो 4 स्ट्रेटजीज क्या हैं वो मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ। इन्होंने एक इसमें मैट्रिक्स बनाया है, वो मैं मैट्रिक्स अभी आपको बना के समझाता हूँ। असल में ये वर्क नहीं कर रहा आज वन नोट जो है, वरना ये आसानी से समझ आ जाती चीज़ें। तो मैं खुद भी डिस्टर्ब हूँ इस वजह से, मशीन वर्क नहीं करती सही जब। तो बहरहाल देखते हैं, अगर ये ओपन होता है दोबारा, मैंने ओपन किया है इसको। नो, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट वर्किंग। चलें, कोई मसला नहीं, हम उसी से ही पढ़ लेते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको ये शेयर हो रही होगी। इसके अंदर आप देखें कि इसमें स्ट्रेटजीज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं आपको। तो ये माइकल पोर्टर हैं, ये बिजनेस के हैं। इसमें 4 चीज़ें बताई हुई हैं, यहाँ पे तो 3 लिखी हुई हैं लेकिन एक्चुअली ये 4 स्ट्रेटजीज हैं जो कि आप फोकस कर सकते हैं। अब ये क्या है इसको समझने के लिए आपको मैं एक यहाँ पे जस्ट अ मिनट रुक जाओ भाई, यही प्रॉब्लम हो रहा है। ओहो,
ये होल्ड कीजिएगा ज़रा, ये ठीक हो जाए। ये ना वो वर्क कर रहा है ना ये वर्क कर रहा है। जी, ये मैं डिस्कस कर रहा था। अगर ये चलें यहीं पर ही इसको बनाने की कोशिश कर लेते हैं, कुछ स्पेस हमें मिल जाए तो। वेट वेट वेट। अच्छा जी, यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसमें ये ज़रा समझिएगा। ये इस तरीके से कॉलम होता है, इस तरीके से रो होती है। रो वाइज ऐसे होता है और कॉलम जो है वो ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैटिटिव जो एडवांटेज है, यहाँ पर हमने लिखना है कंपैटिटिव एडवांटेज। और वो एडवांटेज दो तरह का हो सकता है, या कॉस्ट का एडवांटेज हो सकता है या प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन का हो सकता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है यूनिकनेस, ठीक है ना जी। और दूसरी तरफ जो है हमारे पास स्कोप है। स्कोप को आप टारगेट भी कह सकते हैं। स्कोप मींस टारगेट। तो दो स्कोप हैं आपके पास। एक है ब्रॉड मार्केट, ब्रॉड मार्केट का स्कोप है, और दूसरा जो है वो निची मार्केट इसे कहते हैं। तो NIC निशी या निशी मार्केट। निची मार्केट जो है इसको नैरो मार्केट भी कहते हैं, इसको नैरो मार्केट भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि माइकल जो पोर्टर है, माइकल माइकल पोर्टर, माइकल पोर्टर उसने हमें ये 1985 में उसने ये चीज़ डिस्कस की थी। और उसने हमें ये कॉस्ट एडवांटेजेस और स्कोप ऑफ द मार्केट के हवाले से 4 स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी। इनको जेनेरिक स्ट्रेटजीज कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? जेनेरिक। GENERIC, जेनेरिक स्ट्रेटजीज, जेनेरिक स्ट्रेटजीज। अच्छा जी, अब इसमें ज़रा देखें कि क्या क्या है इसके अंदर। अगर हम कॉस्ट का हमें एडवांटेज हो और हम ब्रॉड मार्केट में काम कर रहे हों, इसके अंदर देखें ना, तो ये इस तरफ ये कॉस्ट और इस तरफ ये ब्रॉड मार्केट। तो कॉस्ट एडवांटेज और ब्रॉड मार्केट, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट लीडरशिप। यानी इसके अंदर आपका जो इस चीज़ के अंदर, यानी ए सेल के अंदर, इसको ए कह लीजिए, इसको बी कह लीजिए, इसको सी कह लीजिए, इसको डी कह लीजिए। तो ए का मतलब क्या है?
ए का मतलब है कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप। और कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है, टारगेट क्या होता है, स्कोप या टारगेट एक ही बात है। तो टारगेट होती है ब्रॉड मार्केट, ठीक है ना जी। तो टारगेट इज ब्रॉड मार्केट, टारगेट इज ब्रॉड मार्केट। ब्रॉड मार्केट का मतलब है जहां पर लार्ज डिमांड होती है। ब्रॉड मार्केट का क्या मतलब होता है, जहां पर डिमांड चीज़ों की लार्ज होती है। और ये इसका स्कोप या टारगेट आ गया। और इसके अंदर आप क्या करते हैं, लोएस्ट पॉसिबल प्राइस को क्यों ऑफर करते हैं, क्योंकि आपको एडवांटेज किस चीज़ का होता है, कॉस्ट का होता है। तो जिस फर्म को कॉस्ट का एडवांटेज हो तो वो कम कीमत पर ऑफर करती है चीज़ों को बेचने के लिए, तो उसे इसलिए उसको कॉस्ट लीडरशिप कहते हैं। तो कॉस्ट लीडरशिप क्या है कि उसका मार्केट ब्रॉड होती है एंड ऑफर the lowest possible price to the firm, to the buyers, offer the lowest possible price to buyers। तो ये क्या बन जाता है, कॉस्ट लीडरशिप। ये ए यहाँ पे क्या है, कॉस्ट लीडरशिप, समझ गए, ए जो है। अच्छा, तो ए सेल समझ आ गया आपको। ए सेल का मतलब है कि उस फर्म को कॉस्ट का एडवांटेज है और ब्रॉड मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर एडवांटेज दो हो सकते हैं, या ये हो सकता है या ये हो सकता है, दो एडवांटेजेस हैं। या डिफरेंशिएशन का एडवांटेज है कि आप चीज़ इतनी डिफरेंट बनाते हैं कि कोई नहीं बनाता। बी सेल के अंदर आ जाएं। बी सेल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन लीडरशिप, उसको कॉस्ट लीडरशिप, इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन लीडरशिप कहते हैं। ये यहाँ पे भी लिख लें, डिफरेंशिएशन लीडरशिप। तो डिफरेंशिएशन लीडरशिप पे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर एडवांटेज किस चीज़ का है। अच्छा, मार्क स्कोप वही रहेगी, यहाँ पर स्कोप ब्रॉड ही रहेगी, यानी टारगेट क्या रहेगा, ब्रॉड मार्केट। लेकिन अब एडवांटेज पहले कॉस्ट का था ना इधर ए के अंदर, अब जो एडवांटेज हो रहा है वो बी के अंदर आपको नजर आएगा। क्या हो रहा है, बी के अंदर डिफरेंशिएशन या यूनिकनेस का एडवांटेज है। तो आप इसमें भी इसी तरह लिखेंगे कि टारगेट इज ब्रॉड मार्केट, दोबारा से है ना, इसके अंदर टारगेट इज ब्रॉड मार्केट, प्रोडक्ट हैज़ अ यूनिक फीचर्स, और इसके अंदर प्रोडक्ट को क्या होता है, हैज़ यूनिक फीचर्स। तो ये बी हो गया, ठीक है ना जी। ठीक, ठीक हो गया ना जी, प्रोडक्ट हैज़ यूनिक फीचर्स। अच्छा, अब इसके बाद सी पे देख लीजिए। सी में क्या होता है, सी में देखें तो एडवांटेज किस चीज़ का होगा, कॉस्ट का, क्योंकि सी जो सेल है उसमें हम जो पढ़ेंगे वो एडवांटेजेस को मैंने अभी बताया कि इसको एडवांटेजेस दो होते हैं, एक कॉस्ट का और एक डिफरेंशिएशन का, और इन दोनों को आपने कॉलम वाइज पढ़ना है। तो सी में भी कॉस्ट का एडवांटेज आ रहा है, और लेकिन मार्केट चेंज हो गई है सी के अंदर। मार्केट कौन सी आ गई है, निची मार्केट आ गई है। तो सी को हम कहते हैं सी सेल को हम कहते हैं कॉस्ट फोकस, कॉस्ट फोकस। कॉस्ट फोकस में क्या होता है जी, टारगेट अब मार्केट का चेंज हो गया ना, टारगेट या फोकस जिसे आप कह रहे थे, स्कोप कह रहे थे, टारगेट इज निची मार्केट,
और जो ऑफर किस पे करना है, वही लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम है। एंड ऑफर एट लोएस्ट पॉसिबल प्राइस टू दी बायर्स। ये तीन हो गए। और डी क्या है, इसको सी को क्या कहेंगे आप, सी को आप कहेंगे कॉस्ट फोकस, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट फोकस। और जो डी है उसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन फोकस, डिफरेंशिएशन फोकस। अब इसमें डिफरेंशिएशन फोकस में क्या होता है, ये देखें, ये इधर से पढ़ें तो ये एडवांटेज किस चीज़ का आ रहा है, डिफरेंशिएशन का आ रहा है। और मार्केट कौन सी आ रही है, वो निशी मार्केट आ रही है। तो टारगेट इज निची मार्केट, और प्रोडक्ट हैज़ अ यूनिक फीचर्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन है ना, यूनिकनेस है। प्रोडक्ट हैज़ यूनिक फीचर्स। तो ये है जी स्टोरी, जिसके अंदर मैंने डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज आपको बता दी, जो कि माइकल पोर्टर ने बताई हैं, चार हैं, चारों मैंने आपको बता दी। इसको आप मज़ीद यहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज फॉर द फर्म्स, तो उसमें पहला मैंने कहा कि फिक्स कॉस्ट बढ़ा दीजिए। दूसरा, ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज आ गई। तीसरा है ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में क्या होता है, आउटसोर्सिंग रेफर टू अ ट्रांसफरिंग एन एक्टिविटी previously conducted by the firm by itself to an outside contractor, है ना। इसका मतलब ये है कि पहले आप क्योंकि एक फर्म जो है वो बहुत सारे प्रोसेस कर रही होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रही होती है। जैसे फर्ज कीजिए कि कार है, तो कार एक एक फर्म के बस में नहीं है कि वो कार बना ले। वो फर्म हो सकता है कि इंजन बना ले, उसकी बॉडी के लिए वो आयरन किसी से ले, फिर उसमें जो प्लास्टिक का काम है वो प्लास्टिक वाली फर्म से ले, शीशे जो है वो किसी और से ले, फिर इसी तरीके से सीटें किसी और से लें, या वो खुद भी अगर सारा करती है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब वो मुश्किल हो जाता है या उसके लिए कॉस्टली हो जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं। तो जो पहले वो एक एक्टिविटी खुद कर रहे होते हैं, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से करवा लेते हैं अपने मुल्क के अंदर या अपने मुल्क से बाहर। और अगर यही आउटसोर्सिंग अपने मुल्क से बाहर हो जाए तो उसे ऑफ शोरिंग कहते हैं। शोर कहते हैं साहिल समंदर को, ऑफ शोरिंग का मतलब है कि आप साहिल से दूर हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। तो ऑफ शोरिंग जो है वो भी आउटसोर्सिंग है, लेकिन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हो जाती है वो। यानी एक फर्म दूसरी फर्म से कोई एक्टिविटी या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो है वो करती है, लेकिन वो खुद नहीं करती, बल्कि अपने मुल्क से बाहर किसी फर्म से वो काम करवा लिया जाता है। तो ये ऑफ शोरिंग हो जाता है। तो ऑफ शोरिंग का मतलब है कि आप एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जो पहले आप खुद करते थे, अब वो खुद नहीं कर रहे, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, आप बाहर से वो चीज़ मंगवा रहे हैं। दैट इज़ ऑफ शोरिंग। और ये आउटसोर्सिंग ही है। आउटसोर्सिंग विद इन दी कंट्री भी हो सकती है, और आउटसाइड आउटसाइड दी कंट्री भी हो सकती है। तो अगर आउटसाइड दी कंट्री हो रही है तो वही आउटसोर्सिंग ऑफ शोरिंग बन जाती है। ठीक हो गया जी। तो ये कहानी यहाँ तक समझ आ गई आपको। तो बहरहाल ये ख़त्म हो गया अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज फॉर द फर्म। आज थोड़ा सा इशू है, ये सही काम नहीं कर रहा। उसके बाद आगे चलें तो आपको मज़ीद कुछ चीज़ें, चैप्टर तो ये वैसे ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें एक आधी चीज़ रह गई है, वो हम ज़रा देख लेते हैं वो क्या रह गई है। जैसे आप देखें कि अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ मैंने आपको बता दी। तो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ में क्या है कि आप एक तो फिक्स कॉस्ट बढ़ा दीजिए,
ताकि नई फर्म्स मार्केट में एंटर ही ना हो सके। ठीक है ना जी। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज जो मैंने भी आपको माइकल पोर्टर की समझाई हैं, ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज, ये फिक्स कॉस्ट का बढ़ाना। ठीक है ना जी। और इसमें उसने ये सारी बताई हुई हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको उसका एक मैट्रिक्स बना के बनाया समझाया। फिर ऑफशोरिंग अभी मैं बता रहा था आपको कि ऑफशोरिंग इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग बिजनेस एक्टिविटी और a firm as a whole to another country which are lower, जहाँ पर कॉस्ट क्या है, कम है, तो पूरी फर्म ही वहाँ पे शिफ्ट कर दी जाती है। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने जब बिजली का प्रॉब्लम था यहाँ पे, तो अपनी सारा बिजनेस इंडिया में और बांग्लादेश में शिफ्ट कर दिया था, तो वो ऑफशोरिंग कंपनी बन जाती है, जिसमें फर्म कोई एक एक्टिविटी या एज ए होल पूरी फर्म ही शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पर कॉस्ट कम होती है, तो ये ऑफशोरिंग है। ठीक है ना जी। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, इसी तरीके से ऑफशोरिंग के बाद 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 अच्छा, बहरहाल ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। इसके अंदर एक एक चीज़ रह गई है कि रिव्यू ऑफ इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, तो आज चूँकि वो थोड़ा सा वर्किंग सही नहीं है, तो यहीं से नेक्स्ट कल शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। आज इतनी क्लास कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। इसको एंड कर दें।